मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। हेलो नमस्कार, मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इतिहास के जो विद्यार्थी हैं, इतिहास के मेरे जो शेर और शेरनियां हैं, वो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज अपन राजा, किसान और नगर उसका तीसरा जो पार्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि इससे पहले दो पार्ट हो चुके हैं। इस पार्ट में अपन इस राजा, किसान और नगर वाले पार्ट का पूरा अध्ययन है वो कर देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं राजा, किसान और नगर की। तो देखिए, ये मौर्य साम्राज्य की बात करेगा कि मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण क्यों था। उसके कोई कारण रहे होंगे, भाई इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य था। मैंने आपको बताया था इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे महान प्रतापी राजा हुए हैं। इतना महत्वपूर्ण जो साम्राज्य था ये क्यों था, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। फिर इसका पतन कैसे हो गया, इन सभी बातों का जिक्र इसके अंदर अपन करेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले पॉइंट की तरफ कि मौर्य साम्राज्य में कुछ अभिलेख मिले हैं, कुछ सिक्के मिले हैं, और उस अभिलेख और सिक्कों में जो राजा हैं उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अशोक को बताया गया है। जितने भी अब और राजा हुए हैं, जो अभिलेख मिले हैं, कुछ सिक्के मिले हैं, कुछ मूर्तियां मिली हैं, उसके अंदर अशोक को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया। तो सबसे पहले जितनी भी मूर्तियां मिली हैं उसके अंदर एक पुरातत्व का एक अजीब और अद्भुत प्रमाण है, वो मूर्तियां पेश करती है। अपन इसमें पढ़ेंगे। और एक है कि 20वीं शताब्दी के अंदर जो अशोक है उसको सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इसलिए ये मौर्य प्रशासन है, ये मौर्य साम्राज्य है, इतना महत्वपूर्ण था। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण है, यानी कि कितना महत्वपूर्ण, उन सब बातों का जिक्र इसके अंदर किया जाएगा। पहला पॉइंट है इतिहासकारों को प्रस्तर मूर्तियां। प्रस्तर का मतलब क्या होता है? पत्थर। इतिहासकारों को पत्थर की कुछ मूर्तियां मिली है, और उस प्रस्तर मूर्तियां सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व का एक अद्भुत कला के प्रमाण है वो पेश करता है। ये जितनी भी पत्थर की मूर्तियां मिली हैं जो मौर्य प्रशासन के अंदर, इस मौर्यकालीन सभी मूर्तियों के अंदर अद्भुत पुरातत्व का, अद्भुत कला के जो प्रमाण है वो मिले हैं इसके अंदर। दूसरा, अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न थे। मैंने आपको बताया था जितने भी और अन्य राजा महाराजा हुए उन सबसे अच्छा और सबसे उत्कृष्ट प्रमाण है वो इन शासकों ने प्रस्तुत किए हैं। तो अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न थे। अशोक शक्तिशाली और परिश्रमी शासक माना गया है। ठीक है, अशोक है उसको सबसे शक्तिशाली और परिश्रमी शासक इसके अंदर बताया गया। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और इस लाइन के लिए मैं एक आपके सामने एक शायरी प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हाथी घोड़े तोप तलवारें और फौज तो तेरी सारी है। कि हाथी घोड़े तोप तलवारें और फौज तो तेरी सारी है, लेकिन जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा अब भी तुम सब पर भारी है। क्योंकि ये अशोक है, ये सबसे पराक्रमी शासक था। 20वीं शताब्दी के राष्ट्रवादी नेताओं ने इसे प्रेरणा का स्रोत माना, शक्ति पुंज माना अशोक को। ठीक है, हालांकि इससे पहले अशोक इतना महान नहीं था। अशोक ने अपने 99 भाइयों को वध किया, उसके बाद में महान और प्रतापी शासक है वो बना। एक सोच है वो परिवर्तित हुई। उस सोच का जिक्र इसके आगे आने वाले पार्ट में किया जाएगा कि युद्ध हुआ था, एक कलिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है। उस युद्ध के बाद में अशोक की सोच परिवर्तित हुई। इससे पहले अशोक को चांडाल अशोक कहा जाता था, क्योंकि अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध किया था, उसके बाद में राजा बनता है। सोच परिवर्तित अगर हो जाती है तो व्यक्ति है वो उसमें परिवर्तन अपने आप हो जाता है। तो अशोक के अंदर भी कलिंग के युद्ध के बाद में परिवर्तित हुआ था। तो कलिंग के युद्ध की बात करते हैं तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न पूछेगा कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कलिंग का युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग का युद्ध कलिंग नरेश, नंदराज और अशोक के मध्य हुआ। तो जो कलिंग का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है ये अशोक और कलिंग नरेश था एक, नंदराज, उसके मध्य हुआ था। इस युद्ध के अंदर 1.5 लाख लोग हम प्रभावित हुए हैं, त्रस्त हुए हैं। 1.5 लाख लोग, 1 लाख लोग तो मारे गए और 50,000 लोग इसके अंदर घायल हो गए। इस युद्ध के नरसंहार को देखकर अशोक ने उसके बाद में अपने जीवन में युद्ध का त्याग कर दिया। ठीक है ना, बहुत भयंकर तरीके से का नरसंहार हुआ। अशोक ने देखा कि बहुत जनता है, बहुत ज्यादा त्रस्त है, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। उसके बाद में अशोक ने अपने जीवन में युद्ध का त्याग कर दिया कि उन्होंने कहा कि आज के बाद में मैं युद्ध नहीं करूंगा। सोच परिवर्तन, मैंने आपको बताया ना कि सोच परिवर्तन अगर हो गई है तो उसके अंदर फिर परिवर्तन आएगा। सोच बदलनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, लेकिन फिर भी एक आग है वो जलनी चाहिए। तो अपनी अंदर की जो आग है उसको जला के रखिए। एक परिवर्तन करना है, एक क्रांति करनी है। आर्ट्स के अंदर भी अपन को एक क्रांति लानी है। ठीक है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा है वो इस वीडियो को शेयर करना है। तो कलिंग के युद्ध में अशोक विजय हुआ था। जो युद्ध हुआ है इसके अंदर अशोक है ये विजयी हुए। ठीक है ना, और इसके अंदर 1.5 लाख लोग त्रस्त हुए हैं। 1.5 लाख लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान पहुंचा है।
युद्ध होगा उसके अंदर जन और धन की हानि होगी। अशोक उसके बाद में परिवर्तित हो गए, इसमें 1 लाख लोग मारे गए और 50,000 लोग हैं वो घायल हो गए। कलिंग के युद्ध के नरसंहार से आहत होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अशोक ने इस युद्ध से त्रस्त होकर के और बौद्ध धर्म है वो ग्रहण कर लिया था। कलिंग का वर्तमान नाम उड़ीसा है, जो वर्तमान में अपना जो उड़ीसा राज्य है उसको प्राचीन समय में कलिंग के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कलिंग युद्ध की जानकारी का स्रोत अशोक का 13वां शिलालेख है। मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा शिलालेख अभिलेख है वो अशोक के समय शासनकाल में लिखे गए थे। तो इस युद्ध की पूरी जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है। ये तो बात हो गई उत्तर भारत की, ठीक है। अब अपन को मध्य भारत और दक्षिण भारत लेकर चलेगा। इस पार्ट के अंदर आपको आगे आने वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपको दक्षिणी भारत के अंदर लेकर चलते हैं। तो दक्षिण भारत के लिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक तो राजस्थान वाले अपने जो शासक है वो ही पराक्रमी रहे, और एक दक्षिण के जो राजा है वो भी अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यापार के अंदर ध्यान दिया है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा व्यापार किया है। और आपको ही पता है कि दक्षिण जो भारत है उसके अंदर केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और अपने तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, उसके अंदर मसाले और सबसे ज्यादा विद्वान लोग अभी वर्तमान में भी अपने दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। तो उपमहाद्वीप के दक्कन, दक्कन का मतलब दक्षिण, दक्कन और दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम, इसके अंदर तमिलकम में 3 क्षेत्र थे, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। इन तमिलकम में चोल, चेर और पांडे, याद रखना इन राजाओं के नाम, चोल, चेर और पांडे, ये 3 वंश थे, चोल, चेर और पांडे। जैसी सरदारियों का उदय हुआ है, सरदार हुए थे, राजा नहीं है, ये सरदार है, उसके बाद में ये लोग राजा बने थे। तो चोल, चेर और पांडे। दूसरा, कई सरदार और राजा लंबी दूरियों के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। मैंने आपको बताया कि ये राजस्व के लिए, व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे, तो व्यापार के लिए लंबी दूरियां करते थे और राजस्व यानी जिसको कर टैक्स बोलते हैं वो जुटाते थे। इसमें मध्य और पश्चिमी भारत के क्षेत्र पर शासन करने वाले सातवाहन, ये भी याद रखना आपको, सातवाहन क्यों प्रसिद्ध है? मात्र नामों से चिन्हित, मात्र नामों से ही जाने जाते थे। कौन से? सातवाहन। तो ये मध्य और पश्चिमी भारत पर शासन करने वाले जो सातवाहन है जिनको मात्र नामों से चिन्हित किया गया था, ये लगभग द्वितीय सदी ईसा पूर्व से द्वितीय सदी तक इसका शासन रहा था। और एक इसके अंदर याद रखना है शक, शक जो बाहर से आए हैं लेकिन इनका जो शासन है ये मध्य भारत पर रहा है, मध्य भारत पर शक शासन है वो स्थापित हुआ था। सातवाहनों में सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ था गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो अपनी माता का नाम लगाता था, तो उनका नाम हो गया गौतमीपुत्र सातकर्णी, यानी गौतमी है वो उनकी माता का नाम था, तभी वो अपने आप को गौतमीपुत्र सातकर्णी कहलाए। तो सातवाहन वंश से संबंधित था और ये अपने मात्र नामों से प्रश्न आएगा, किन राजाओं के नामों को उनके मात्र नामों से चिन्हित किया गया था? सातवाहन वंश के राजाओं का नाम। उसके बाद में बात करते हैं सरदार और सरदारियों की, कि भाई सरदार थे, उनको सरदारी किस प्रकार से मिलती थी, किस प्रकार से सरदार बनते थे, उन सभी बातों का जिक्र किया जाएगा। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति था, याद रखना भाई, आपने प्राचीन पुरानी जो पिक्चर है उसके अंदर भी देखा होगा कि एक डाकू का एक झुंड होता था, तो उसके अंदर एक सरदार होता था, तो सरदार है ये सबसे शक्तिशाली होता था, उसके पूरे कबीले पर उसका अधिकार होता था, जितने भी उस कबीले में रहने वाले लोग हैं वो सब उसकी मानते थे, वो जो निर्णय कर देता था वो सबको मान्य होता था। तो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी, यानी कि एक पिता की मृत्यु के बाद में उसका बेटा सरदार बन सकता था, बन भी सकता था और नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई राजा, कोई सरदार मर गया, उसके बाद में उसका बेटा राजा सरदार बना है लेकिन वो इतना योग्य नहीं है, इतना शक्तिशाली नहीं है, तो उसके स्थान पर कोई दूसरा है वो शासन कर लेता था। तो ये वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। सरदार के कार्य, सरदार कौन कौन से काम करता था उनको देखते हैं। तो सबसे पहला, अनुष्ठान का संचालन करना, कोई भी यज्ञ होता था, कोई भी अनुष्ठान होता था, कोई भी कार्यक्रम होता था, उन सब का संचालन है वो सरदार करता था। क्यों? कबीले का पूरे का नियंत्रण उसके ऊपर है तो वही करता था। दूसरा, युद्ध के समय नेतृत्व करता था, कोई भी लड़ाई वगैरह हो जाती थी उसके अंदर उनका नेतृत्व है कबीले का, वो सरदार के द्वारा किया जाता था। विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना, जितने भी लोग रहते थे उसके अंदर कभी कभार लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे, उन सबको दूर करने का, उन सबको सुलझाने का काम है वो सरदार का होता था। चौथा पॉइंट, वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेकर अपने समर्थकों में वितरण कर देता था। जितने भी अपने अधीन लोग थे उनसे वो भेंट लेता था, कर लेता था, और अपने जो समर्थक होते थे, अपने जो चाहने वाले होते थे, उन सबके अंदर उस भेंट का वितरण कर देता था। पांचवा पॉइंट है, सरदारी में कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे। सरदारियों के अंदर स्थायी सेना का गठन है बाद में किया गया था, इससे पहले कोई भी स्थायी सेना है वो नहीं थी, और अधिकारी है ये भी स्थायी नहीं होते थे। इसके बाद में अपन आगे, राजा ने जनता के अंदर अपना स्थान पाने के लिए अपने आप को देव रूप में प्रस्तुत किया है, भगवान के रूप में प्रस्तुत किया है, ताकि लोग उनको अच्छे से अपना सके, उनके गुणों का आदर कर सके।
तो उन्होंने अपनी मूर्तियों के माध्यम से एक मूर्तियां बनाई है राजा ने, उसको अपने आप को देव बताया गया, यानी भगवान बताया गया। तो देविक राजा की बात इसके अंदर की गई है। तो राजा उच्च स्थिति पाने के लिए विभिन्न देवी देवताओं के साथ अपने आप को जोड़ते थे। अपना नाम है वो विभिन्न प्रकार के जो देवी देवता है उनके साथ अपना नाम को वो जोड़ते थे उच्च स्थिति समाज के अंदर पाने के लिए। दूसरा, मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासक, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। कुषाण शासक जिसका शासनकाल लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व से प्रथम सदी ईसा तक रहा था, उसने मथुरा के पास माट नामक एक देव स्थान पर, उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसमें विशालकाय मूर्तियां हैं वो बनाई है। कौन से राजाओं ने? कुषाण शासकों ने। ये अपने आप को देवपुत्र मानते थे, याद रखना, आगे लाइन में आ जाएगा। कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। इन्होंने क्या किया, मथुरा के पास, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थान है मथुरा, उसके अंदर एक स्थान का नाम है माट, वहां पर मूर्तियों में अपने आप को इन्होंने देवता बताया। यानी कि अपनी मूर्तियां इस प्रकार से बनाई गई है कि उसके अंदर ये साक्षात भगवान लग रहे हैं, देवता लग रहे हैं। तो ये इन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि है वो लगाई है। तो आपको प्रश्न पूछेगा कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कुषाण शासक है वो अपने आप को देवपुत्र मानते थे। उसके बाद में बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की, ठीक है ना। अभी कुषाण वंश की बात हो गई, अब अगला जो है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य का शासनकाल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहा था। गुप्त वंश की स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की थी, याद रखना, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना है वो श्रीगुप्त ने की थी। दूसरा पॉइंट, गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों और प्रशस्तियों की सहायता से लिखा गया है। जितना भी अपन को गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है वो सभी साहित्यों से, सिक्कों से, अभिलेखों से प्राप्त होती है। इसके साथ साथ कुछ परिस्थितियां लिखी गई है। परिस्थितियों का मतलब क्या होता है? प्रशंसा के अंदर, राजा की प्रशंसा के अंदर कुछ लेख लिखे गए थे जिनको परिस्थितियां कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति जिसको इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है, इस प्रशस्ति की रचना है वो हरिसेन, जो समुद्रगुप्त का राजकवि था, उसने संस्कृत भाषा में की थी। 3-4 चीजें यहाँ से क्लियर हो गई है। प्रश्न पूछेगा प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना है वो हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति का अन्य नाम क्या है? तो प्रयाग प्रशस्ति का अन्य नाम इलाहाबाद स्तंभ लेख है। और इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना है वो किसने की थी? हरिसेन ने। किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त का राजकवि था, दरबारी कवि था। और कौन सी भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी। उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय है उसकी पुत्री का क्या नाम था? प्रभावती गुप्त। और इसका जो विवाह है ये वाकाटक वंश में हुआ था। प्रभावती गुप्त ने भूमिदान किया था। अब पहले प्राचीन समय में ब्राह्मणों को कुछ भूमि है वो दान में दी जाती थी। प्राचीन जो राजा महाराजा ये अपनी भूमि का दान करते थे, तो ब्राह्मणों को जो भूमि दान की जाती थी उसको अग्रहार कहा जाता था। अग्रहार क्या होता था? जो भूमि ब्राह्मणों को दान में की जाती थी उसको अग्रहार कहा जाता था। और प्राचीन समय में जो एक लड़की है, एक स्त्री है जो उस समय की रानी थी, उसका नाम था प्रभावती गुप्त, इसने भूमिदान किया था। क्यों? क्योंकि यह रानी थी। उसके बाद में गांव लेकर चलता है अपन को इस पूरे पाठ में। गांव के बारे में जिक्र किया जाएगा कि देहात, देहात का मतलब क्या होता है? गांव, बदलता हुआ देहात, यानी गांव है वो किस प्रकार से बदले। उसके अंदर जनता में राजा की छवि क्या थी? जो गांव के अंदर राजा को किस प्रकार से वो लोग मानते थे। प्राचीन समय में जो राजा महाराजे होते थे ये रात के समय वेश बदल करके गांव में घूमते थे और लोगों से उनकी मंत्रणा, उनकी जो इच्छाएं होती थी वो जानते थे। यानी कि उनका वेश इस प्रकार से होता था कि जो गांव के लोग हैं वो उनको नहीं पहचान पाते थे। वो राजा जो है उनसे पूछते थे कि भाई आपका राजा किस प्रकार का है। तो अगर अच्छा राजा होता तो उसकी वो लोग खूब तारीफें करते थे कि हमारा राजा भगवान के समान है, वो बहुत अच्छे अच्छे काम करता है। और ज्यादा कोई कर टैक्स उनसे लेता था, ज्यादा उनसे कर वसूल करता था, तो राजस्व वसूल करता था, उनकी वो लोग बुराई करते थे कि हमारा राजा बहुत ही परेशान करता है, इतना अच्छा नहीं है। तो रात्रि के समय ये जो राजा महाराजा है ये अपने गांव के अंदर आते थे। अब इतिहासकारों ने कुछ जातक कहानियां हैं। जातक कहानी क्या होती है? महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व की जो कथाएं, कुछ जातक कथाएं हैं उसके अंदर जानकारी उनको दी गई है, जो पहली सहस्त्राब्दी ईसा मध्य में पाली भाषा के अंदर लिखी गई थी। पंचतंत्र जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी, इसके अंदर भी कहानी है। उन कहानियों के अंदर उन चीजों का जिक्र है वो किया गया। तो पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित जो कथाएं हैं या जो कुछ मौखिक कहानियां है उसके माध्यम से जनता में राजा की जो छवि है किस प्रकार से होती थी उनको देखने का प्रयास है वो किया गया था। उसके बाद में बात करते हैं सिक्कों की। सिक्के और राजा यानी कि कौन कौन से ऐसे राजे महाराजा हुए जिन्होंने अपने नाम से सिक्के जारी किए हैं। शुद्ध सोने की सिक्के किसने जारी किए हैं, सबसे पहले किसने जारी किए, उन सभी बातों का जिक्र इसमें होगा। तो याद रखना, प्रारंभिक समय में तांबे और चांदी में ढाले गए आहत सिक्कों का प्रयोग किया गया। तो सबसे प्राचीन सिक्का
और सबसे प्रारंभिक समय में जो सिक्के चलते थे वो तांबे और चांदी के होते थे, जिनको आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था। सिक्कों के प्रचलन से व्यापार आसान हो गया। जैसे ही सिक्के चलने शुरू हुए, उनसे व्यापार है वो उसका चलन है वो आसान हो गया था। जो व्यापार के अंदर सिक्कों का प्रयोग है वो ज्यादा हो गया था। तीसरा, शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सिक्के सबसे पहले यूनानी शासकों ने जारी किए थे। यानी कि जो शासकों की जो प्रतिमा है और उनके नाम के साथ जो सबसे पहले जो सिक्के प्रयोग में लाए गए वो यूनानी शासकों ने किए। और सबसे पहले किसने? मिनांडर। मिनांडर नाम का एक राजा था, उसने, यूनानी शासक था मिनांडर, उसने अपने नाम के साथ सिक्के हैं वो जारी किए। उसके ऊपर एक आपने सिक्का भी देखा है 12वीं क्लास में, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर सिक्के के ऊपर उसका चित्र दिखा रखा है, मिनांडर का सिक्का है। उसके बाद में सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने जारी किए थे। सबसे पहले सोने के सिक्के हैं वो कुषाण शासक यानी कुषाण राजा है उन्होंने जारी किए थे। और सोने के सबसे आकर्षक और शुद्ध सिक्के हैं वो गुप्त शासकों ने जारी किए थे। याद रखना, सबसे पहले किसने किया है? कुषाण शासकों ने। और सबसे शुद्ध और आकर्षक सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये गुप्त शासकों ने जारी किए थे। अब बात करते हैं अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं। ये जो अभिलेख होते थे ये किस प्रकार से बनते थे, इस पे किस प्रकार से नष्ट होने की संभावना रहती थी, उनके बारे में जिक्र किया जाएगा। तो अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग ज्यादा किया गया। जितने भी अभिलेख मिले हैं उसमें अमूमन संस्कृत भाषा है उसका प्रयोग ज्यादा किया गया। लेकिन जो प्राचीनतम अभिलेख है उसके अंदर प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि प्राकृत भाषा है वो आम जन की भाषा हुआ करती थी। तो जो प्रारंभिक अभिलेख है उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। तीसरा, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी लिपि थी, बाद में देवनागरी लिपि हो गई, ठीक है ना। तो आधुनिक जो भारतीय भाषा है इसके अंदर जो ब्राह्मी लिपि है ये सबसे महत्वपूर्ण थी। अब इस ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का जो अर्थ है वो जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में निकाला। जो ईस्ट इंडिया अधिकारी था उसने सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ है वो सन 1838 में निकाला। उसके बाद में बात करते हैं अभिलेख नष्ट क्यों हो गए थे। तो इनकी कुछ तकनीकी सीमाएं होती थी। कभी कभी ये जो अभिलेख है इनकी कुछ तकनीकी सीमाएं होती थी जिससे अक्षरों को पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि अक्षरों को बहुत ही हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता था। और कई बार क्या होता था, कोई बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति होता था वो पत्थर से लेकर के उसको घिस करके मिटा देता था। तो उनका जो सही समझ है वो अर्थ, अपन को सही अर्थ है वो नहीं समझ में आता था, क्योंकि उनके अंदर जानकारी है वो आधी अधूरी लिखी जाती थी। क्योंकि कुछ में क्या है, जानकारी को मिटा दिया जाता था जानबूझ करके। राजा है वो अपने नाम से और अपनी प्रशंसा के अंदर अभिलेख बनाते थे, लेकिन उनकी भाषा है वो अलग अलग होती थी, तो इसलिए उनका जो अर्थ है वो समझ में नहीं आता था। और कई बार क्या करते थे, सही ढंग से अक्षर है वो हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए जाते, सही ढंग से आते नहीं थे। और कई बार क्या होते थे, उनके अंदर जो लेख लिखे गए हैं उनको कोई जानबूझकर भी मिटा देता। तो इस प्रकार से उसके अंदर अभिलेखों से जो जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई है वो होती थी। तो ये था अपना राजा, किसान और नगर उसका तीसरा पार्ट। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।